हेलो एवरीवन, वेलकम टू असेसमेंट फॉर लर्निंग क्लास। स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछली कक्षा में यूनिट 5 स्टार्ट कर चुके हैं और उसके फर्स्ट टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। हम प्रोजेक्ट्स के कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं, एक दो मैंने आपको परिभाषाएं भी उसमें करवा दी हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख लें। और आज है इसका ये सेकेंड पार्ट, ठीक है, पार्ट 2 है ये, जिसमें हम बात करेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स का क्या यूज़ होता है, क्या फ़ायदे होते हैं प्रोजेक्ट्स अगर बच्चे से करवाए जाते हैं या बच्चों को इसे एक मेथड के रूप में प्रयोग करके बच्चों से इससे काम कराया जाता है, तो बच्चों को क्या फ़ायदे मिलते हैं या टीचर को क्या फ़ायदा मिलता है। तो आप इसको ये मान के चलिए कि जो प्रोजेक्ट्स का महत्व है वही यूज़ है, ठीक है। महत्व यानी इम्पोर्टेंस और यूज़ दोनों एक ही बात होती है। अगर हम किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस को दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हम उसके यूज़ को दिखा रहे हैं कि कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत अगर महत्व की बात की जाए, इम्पोर्टेंस की बात की जाए या फिर यूज़ उपयोग की बात की जाए, बात दोनों में एक ही पॉइंट्स, सिमिलर पॉइंट्स ही आएंगे उनमें, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इन प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा होता है बच्चे को। तो सबसे पहले ये जो पद्धति होती है या ये जो काम होता है वो बहुत ही रोचक होता है। रोचक पद्धति कह सकते हो आप इसको, या जो तरीका होता है वो बहुत ही रुचिपूर्ण होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने जब इसके कॉन्सेप्ट को जाना तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इसमें जो भी काम किया जाएगा वो बच्चे के द्वारा किया जाएगा। और फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें बच्चा पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है, बच्चे पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता, बच्चा अपनी फ्रीडम से काम करता है, बिना किसी दबाव के काम करता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें क्या होता है कि होमवर्क भी नहीं दिया जाता, जो भी काम किया जाता है वो कक्षा में या विद्यालय में ही किया जाता है, तो बच्चे को होमवर्क भी नहीं करना पड़ता। तो सोचो बच्चा अपने आप को कितना फ्रीडम महसूस करता है, उसको ये लगता है कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, बिल्कुल स्वतंत्र हूँ। और फिर जब उस पर किसी चीज़ का दबाव नहीं होता, चाहे वो डिसिप्लिन का है, चाहे उसको होमवर्क नहीं मिल रहा है, ऐसा उसके साथ हो रहा है, तो इन सब के चलते हुए वो इसमें क्या लेता है, बहुत ही इंटरेस्ट लेता है। और फिर दूसरी बात कि शुरू से लेकर के, यानी प्रथम सोपान से लेकर के, आपने इसके सोपान पढ़े हैं पिछली क्लास में, तो प्रथम सोपान से लेकर के लास्ट तक रिपोर्ट तैयार करने का जितना भी वर्क है वो किसके द्वारा किया जाता है, बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो बच्चों को इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आता है, क्योंकि रूटीन के अंदर जो भी उनका एक कह सकते हो कि एक वो बोर हो जाते हैं डेली रूटीन में, जैसे उनको शिक्षक पढ़ाता है और उनका एक कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रहना उनका ज़रूरी हो जाता है कक्षा के अंदर। तो यहाँ पे उनको इंटरेस्ट आता है जब इस मेथड से उनको पढ़ाया जाता है, मेथड कह लो या फिर प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक मेथड भी है, प्रायोजना विधि के नाम से इसे जाना जाता है, प्रोजेक्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। तो चाहे तो हम इसको प्रोजेक्ट मेथड कहें, चाहे हम इनको प्रोजेक्ट्स कहें जो बनवाए जाते हैं, बच्चों को कराए जाते हैं, अगर हम उनको भी कहें तो दोनों में ही बच्चों को इंटरेस्ट आता है। तो एक पद्धति कैसी पद्धति है, रोचक पद्धति है। दूसरी चीज या इसका दूसरा यूज कैसे हम कर सकते हैं, तो ये है व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने में सहायक। ठीक है, अब व्यवहारिक ज्ञान की बात हो रही है तो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कि पहले बोला कि शुरू से लेकर के अंत तक का जितना भी काम होगा वो सारा का सारा कैसे किया जाएगा, बच्चों के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि व्यवहारिक ज्ञान देना है। तो जब मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट कराया था तो मैंने आपको कहा था कि 2 पर्सन्स के नाम आपको याद रखने हैं, जॉन डीवी का नाम और इसके साथ ही प्रोफेसर डब्ल्यू किलपैट्रिक का नाम। किलपैट्रिक इसके प्रवर्तक हैं और इसके साथ ही जो जॉन डीवी हैं उनके मन में विचार क्या आया था, याद करो पिछली कक्षा को मैंने क्या बताया था आपने, कि मैंने आपको ये बताया था कि जॉन डीवी का ये मानना था कि जो भी कक्षा में शिक्षण कराया जाता है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी टीच कराया जाता है, वो बच्चे के सामाजिक जीवन से परे ले जाकर के कराया जाता है। जो भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं वो केवल सैद्धांतिक होते हैं, बच्चे के सामाजिक जीवन या उसके व्यवहारिक जीवन से संबंधित नहीं होते। ये प्रॉब्लम लगी थी जॉन डीवी को हमारी शिक्षा व्यवस्था में, इसीलिए वो चाहते थे कि ऐसा कोई प्रोग्राम आए
आए या ऐसा कोई तरीका आए, ऐसा कोई मेथड आए जिससे कि इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके, बच्चे को सैद्धांतिकता से व्यवहारिकता में लाया जा सके, बच्चे को कक्षा में जो कुछ भी सिखाया जाए वो उसके सामाजिक जीवन से एग्जाम्पल्स लाके, उदाहरण लाके फिर सिखाया जाए, जिससे कि बच्चा अपने साथ उसको संबंधित कर सके। यानी हमने बच्चे को केवल पुस्तकीय बुकिश लैंग्वेज में नहीं बताना है, बल्कि हमने उसको व्यवहारिक रूप से सिखाना है, उसको उसके स्तर तक जाकर के सिखाना है। तो ये सब करने की बात जॉन डीवी ने की थी। और फिर किलपैट्रिक ने, अगर ये तरीका या फिर हम इसको एक पद्धति कहें या विधि कहें, अगर डब्ल्यू किलपैट्रिक हमारे लिए ये लेकर के आए थे तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए तो लेके आए थे, उन्होंने इसीलिए तो इसका प्रवर्तन किया था। तो इसका मतलब ये विधि के रूप में या फिर जब प्रोजेक्ट्स बच्चे से करवाए जाते हैं तो जो नॉलेज प्राप्त होती है, जो ज्ञान प्राप्त होता है बच्चे को, वो पूरी तरह से व्यवहारिक होता है, उसमें कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती या किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं होती या पुस्तकीय ज्ञान या सैद्धांतिक ज्ञान की इसमें अवहेलना होती है। ये पूरी तरह से बच्चे को करके सिखाता है कि करके देखे बच्चा, करके सीखे। और बच्चा अगर किसी काम को करके सीखेगा इसका मतलब रट्टा नहीं लगाएगा, इसका मतलब वो ज्ञान कैसा होगा, वो ज्ञान व्यवहारिक भी होगा और व्यवहारिक के साथ साथ सैद्धांतिक ना होकर के बल्कि कैसा होगा, व्यवहारिक है तो स्थायी भी होगा, जल्दी से बच्चा उसको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो दूसरा यूज इसका किसमें है कि पहली चीज तो ये क्या है कि इसका यूज किसके लिए करो कि अगर क्लास में आपके बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो अगर आप प्रोजेक्ट्स बच्चे से करवाते हो तो इससे बच्चे आपकी क्लास में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। एक तो इसका ये यूज हो जाएगा और दूसरा यूज कि बच्चे व्यवहारिक ज्ञान सीखेंगे या लेंगे। कैसे? क्योंकि बच्चे इसमें अपने आप से करके सीखते हैं, तो बच्चे सीखेंगे कैसे? स्थायी रूप से स्थायी ज्ञान ले लेंगे और व्यवहारिक रूप से करके सीखेंगे। तो अगर आपने बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे को अच्छी तरह से सिखाने का। ठीक है, एक ये हो गया। चलो अब इससे आगे हम क्या कर सकते हैं, तो ये पद्धति कैसी है, मनोवैज्ञानिक पद्धति। ठीक है, मनोवैज्ञानिक पद्धति। और एक अगला है पॉइंट, दोनों एक साथ ही जुड़े हुए हैं, बाल केंद्रित पद्धति। ठीक है, मनोवैज्ञानिक पद्धति और बाल केंद्रित पद्धति। अब आप देखिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था जो थी वो पहले शिक्षक केंद्रित थी, इस बात को हम सभी जानते हैं। तो ये जो शिक्षक केंद्रित हमारी पद्धति थी वो आज बाल केंद्रित हो गई है। ये किसकी देन है? ये मनोविज्ञान की देन है। मनोविज्ञान ही बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को लेकर के आया है। ठीक है, अब बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का मतलब क्या है कि बालक सर्वोपरि है, जो कुछ भी कराया जाए वो बालक को ध्यान में रख करके उसकी आयु, उसकी क्षमता, उसकी जो ये कह सकते हो रुचि है, उसकी आवश्यकता है, उसकी योग्यता है, क्षमता है, उसको ध्यान में रख के कराया जाए। मनोविज्ञान ने ये बात कही और बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली आ गई। अब जब प्रोजेक्ट मेथड या फिर प्रोजेक्ट्स तैयार किए जाते हैं तो स्टार्टिंग में जब हम टॉपिक का चुनाव करते हैं तब भी सर्वोपरि कौन है? बालक है। परिस्थिति का निर्माण किया जाता है जिसमें हम उसको या एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को ये अवगत कराता है इस बात से कि हम इस पे काम करने वाले हैं और अब आप क्या करो, आपके सामने ये चीजें हैं, यानी मेंटली उनको प्रिपेयर करता है। उसके बाद जब योजना का चुनाव किया जाता है या हम ये कहें कि टॉपिक, प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है उसका चुनाव करना या समस्या का चुनाव करना, कुछ भी कह सकते हैं, ये आपको सारी चीजें पिछली कक्षा में पता चल चुकी हैं। तो हम जो भी इसको कह लें तो इसमें बालक को ही सर्वोपरि रखा जाता है। अगर ग्रुप्स भी बनाए जाते हैं काम करने के लिए तो उसमें भी जो ग्रुप बनाया जाता है तो उस लेवल पर भी जाकर के देखा जाता है कि ऐसे ना हो कि जो ग्रुप बने वो सारे के सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का बन जाए और जो बच्चे थोड़े से स्लो लर्नर हैं वो सारे एक ग्रुप में रह जाए। नहीं, ऐसा प्रयास नहीं किया जाता, बल्कि जब ग्रुपिंग की जाती है तो उस समय पे भी इक्वल आप ये देखते हैं कि इक्वल क्षमता वाले बालक उसमें रहें, उस ग्रुप के अंदर इंटेलिजेंट भी आ जाए, उस ग्रुप के अंदर थोड़े से जैसे जो स्लो लर्नर हैं वो भी आ जाएं, एवरेज भी आ जाएं, ताकि वो ग्रुप अच्छे से काम कर सके। तो सारी जगह आप एफर्ट्स लगाते हो, सभी जगह पर आप मनोविज्ञान का ध्यान रखते हो या बाल केंद्रित पद्धति का ध्यान रखते हो। तो इस तरह से ये जो मनोविज्ञान की देन है
हमारे पास बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, तो ये पद्धति कैसी वाली पद्धति है? ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक भी है, यानी जहाँ पे मनोविज्ञान ये कहता है कि बालक को सर्वोपरि रखो, तो बाल केंद्रित शिक्षा भी यही कहती है बालक को सर्वोपरि रखो। कुछ भी काम कराओ तो सैद्धांतिक ज्ञान ना दो, बल्कि कैसा ज्ञान दो? व्यवहारिक ज्ञान दो। इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली और मनोवैज्ञानिक जो पद्धति, इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बालक को जब भी कोई काम कराना है तो उसकी रुचि, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसकी आयु, ये सबको ध्यान में रख करके फिर काम कराना है। तो यहाँ पे वो चीज भी लागू हो रही है। तो यहाँ पे ये दोनों ही चीजें, अगर आपने बच्चे को मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाना है तब भी आप प्रोजेक्ट्स का यूज करोगे, ठीक है, बच्चों को ज्ञान देने में। और अगर आप बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की बात करें तब भी आपको प्रोजेक्ट्स का यूज करना चाहिए, मेथड के रूप में और या संपूर्ण प्रोजेक्ट कह करके, दोनों ही रूपों में इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव कराने में सहायक। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव। अब बातें ना सभी जगह पे एक जैसी ही आएंगी, ठीक है, बातें सब जगह पे एक जैसी ही आएंगी, लेकिन हमें क्या करना है, पॉइंट्स ज्यादा चाहिए ताकि एग्जाम में हम अच्छे से वहां पे अपने जो भी बिंदु हैं उनको दिखा करके अच्छे से बता सके कि हमको ये टॉपिक समझ में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष अनुभव कराने का मतलब भी यही है, करके सीखना, व्यवहारिक ज्ञान देना, करके सीखना या व्यवहारिक ज्ञान देना। तो यहाँ पे बच्चे को अगर आप किसी भी चीज का प्रत्यक्ष अनुभव देना चाहते हो, व्यवहारिक रूप से उसको कुछ सिखाना चाहते हो, तब ये प्रोजेक्ट्स आपकी बहुत मदद करेंगे, बहुत यूजफुल है वहां पे। इसके साथ ही अगर मैं इसको एक और नाम देना चाहूँ तो ये है पद्धति कैसी, ये है प्रयोगात्मक पद्धति। प्रयोगात्मक पद्धति। अब प्रयोग क्या होता है? ठीक है, प्रयोग किस में किए जाते हैं? साइंस में किए जाते हैं, सभी को ही पता है। साइंस में हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग। तो वहां पे साइंस क्या करता है? सत्य की खोज करता है, जो दिखता है उसको सच मानता है, यानी किसकी बात करता है? व्यवहारिकता की बात करता है, सैद्धांतिकता की बात नहीं करता। साइंस किसकी बात करता है? प्रयोग की बात करता है। प्रयोग के द्वारा हम क्या करते हैं? सत्य को जानते हैं, क्योंकि साइंस की प्रकृति कैसी है? साइंस क्या है? सत्य की खोज है। तो यहाँ पे ये विधि किस तरह से प्रयोगात्मक विधि या पद्धति है? क्योंकि इस तरीके से जब बच्चे को सिखाया जाता है तो बच्चा खुद करके सीखता है, यानी कि प्रयोग कर रहा है। किस पे प्रयोग कर रहा है? अपने आप पे खुद से प्रयोग कर रहा है, अपनी क्षमता को खुद चेक कर रहा है। और फिर सारा का सारा काम लास्ट में मूल्यांकन करने का काम, जो बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि एक हाई लेवल का मूल्यांकन होना चाहिए, जिससे कि उसे अपनी कमियों का या फिर जो जो अच्छा काम उसने किया है उसका पता चल सके। तो ये भी मैंने आपको बताया था सोपानों के अंतर्गत कि जो कमियां या फिर कमियां जानने के लिए या फिर अच्छी चीजें जानने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है लास्ट में जाकर के, समस्या या योजना का जो मूल्यांकन होता है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? बालक के द्वारा किया जाता है। समस्त कार्य, सारा का सारा काम किसके द्वारा किया जा रहा है? बच्चे के द्वारा किया जा रहा है। तो बच्चा इसमें क्या है? बच्चा सर्वोपरि है, इसलिए तो ये बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, इसीलिए तो ये मनोवैज्ञानिक प्रणाली पद्धति है। तो यहाँ पे प्रयोगात्मक पद्धति का मतलब क्या होता है कि बच्चा प्रयोग कर रहा है, और प्रयोग भी किस पे कर रहा है स्टूडेंट्स? अपने आप पे कर रहा है, अपने आप पे वो सारे एफर्ट्स अपने लगा रहा है। तो इससे जो भी निकल करके चीज आएगी वो इसका मतलब ये है कि सत्य का पता चलेगा उसे, क्योंकि वो करके सीख रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किताब में लिखा हुआ था और उसने एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, उसने किया। उसने क्या किया? प्रयोग किया। किस पे? अपने आप पे, कि क्या ये चीज वास्तव में सत्य है या नहीं। तो हर एक चीज की सत्यता को वो जांचता है या उसको प्रयोग की कसौटी पर रख करके देखता है, उसको चेक करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने बच्चे को कुछ भी सत्य वास्तविकता से उसको जो है आपने परिचित कराना है, तब भी आप प्रोजेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, स्वाध्याय की पद्धति विकसित करनी है।
पद्धति नहीं, प्रवृत्ति, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करने में सहायक। स्वाध्याय की पद्धति का मतलब क्या हुआ? स्वाध्याय की प्रवृत्ति होती है अपने आप से सीखना, अपने आप से कुछ पढ़ना, ठीक है। इसमें ये क्या हेल्प करेगी? अगर आपने बालक में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करनी है, आदत विकसित करनी है, प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? हैबिट, आदत, ठीक है। तो स्वाध्याय की आदत डालनी है, अपने आप से उसमें पढ़ने की, सीखने की आदत डालनी है कि वो किसी पे डिपेंड ना रहे, बल्कि वो कैसा बने, आत्मनिर्भर बने। तो बताओ ये कैसे हेल्प करेगी? तो ये आपकी हेल्प स्टूडेंट ऐसे करेगी कि इसमें बच्चा जो काम करेगा उसके लिए उसको क्या करना है, जैसे उसको डाटा कलेक्शन लेकर के आना है, डाटा कलेक्शन करना है ना, उसको आंकड़े इकट्ठे करने हैं, आंकड़े इकट्ठे करने के साथ साथ फिर उसको उपकरण चाहिए, स्टेप में बढ़ चुके हैं तो उपकरण चाहिए, फिर उसको निष्कर्ष निकालना आना चाहिए, उपकरण कोई भी हो सकता है, अवलोकन किया जाएगा या साक्षात्कार लिया जाएगा। ये सारा का सारा काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? बालक के द्वारा किया जा रहा है। तो बालक इसमें ये जो डाटा कलेक्ट करना है या कहीं से कोई सूचना लेके आनी है या शुरू में ही समस्या का चुनाव करने से लेकर के उसको बहुत सारा कुछ ढूंढ के लाना पड़ेगा, अपने आप से प्रयास करना पड़ेगा, खुद से अपने आप से पढ़ना होगा और इसी तरीके से उसमें क्या आ जाएगी? स्वाध्याय की प्रवृत्ति आ जाएगी। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अगर हमने बच्चे में अपने आप से पढ़ने की आदत का विकास करना है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है, उसको अपने आप पे, वो किसी पे डिपेंड नहीं रहे, ठीक है, वो अपना काम खुद से अच्छे से कर सके। तो इसमें ये प्रोजेक्ट्स बहुत ही हेल्प करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें बच्चे को सारा का सारा काम खुद से ही करना होता है, ठीक है। चलिए ये पॉइंट भी हो गया। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या है? अधिगम में सरलता रहती है। अधिगम में सरलता, अगर आप एज अ टीचर ये चाहते हो कि आपके बच्चे बिना किसी दबाव के बहुत ही अच्छे से आपका जो भी ज्ञान दिया गया है, जो आपने जो भी सिखाया है उसको अच्छे से सीख लें और फिर वो सीखा हुआ वो कभी भूले भी ना, लंबे समय तक उसका वो यूज भी कर सके, आप अगर ऐसा चाहते हो तो आप बच्चे से प्रोजेक्ट्स बनवा सकते हो, ठीक है। तो अधिगम में इसमें कैसी क्या रहता है? सरलता रहती है। उसके बाद है सामाजिक गुणों के विकास में सहायक। और अगर ये तो महत्व के अकॉर्डिंग भी मैंने आपको ये पॉइंट्स बता दिए, आपको क्या करना होगा? केवल शब्दों की हेरफेर करनी होगी। अगर आपसे ये कहा जाए कि उपयोग लिखो प्रोजेक्ट का, तब आप क्या करेंगे? सामाजिक गुणों का विकास करने में, ऐसा कर देंगे उसे, ठीक है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करने में। और अगर महत्व पूछा जाएगा देन आप उसको सहायक लगा देंगे आगे, ठीक है। शब्दों का हेरफेर आपको करना पड़ेगा, बिंदु यही रहेंगे, बिंदु आपके यही रहेंगे, ठीक है, पॉइंट्स यही लिखने हैं आपको, हेडिंग्स यही रहेंगी। चलिए, सामाजिक गुणों के विकास में सहायक। सामाजिक गुणों के विकास में किस तरह से प्रोजेक्ट्स हेल्प करते हैं? तो देखिए, जैसे कि जॉन डीवी क्या कहते थे कि बच्चों को जो भी ज्ञान दिया जाता है क्लास के अंदर, वो सारा का सारा ज्ञान कैसा होता है? वो पूरी तरह से सैद्धांतिक ज्ञान होता है, बच्चे के सामाजिक जीवन से उसको दूर रखा जाता है कक्षा के शिक्षण को। तो यहाँ पे क्या बात की जाती है? यहाँ पे बात की जाती है कि हमने बच्चे को, क्योंकि परिभाषा में भी मैंने आपको बता दिया था कि सामाजिक जीवन का ही एक अंग होता है, परिभाषाएं हमने की थी पार्कर के अनुसार, किलपैट्रिक के अनुसार, बेलार्ड के अनुसार, स्टीवेंसन के अनुसार, 3-4 परिभाषाएं मैंने कराई थी ना। वहां पे आपके खुद से एक वर्ड आया था कि सामाजिक जीवन का ही एक भाग होते हैं ये प्रोजेक्ट्स। तो वही बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि हम बच्चे को इन मेथड से जब भी पढ़ाते हैं तो सबसे पहले प्रोजेक्ट तैयार करते हुए जो समस्या होती है या जो प्रोजेक्ट का टॉपिक होता है वो कैसा होता है? वो होता है बच्चे के सामाजिक जीवन से, क्योंकि बच्चा खुद से
ढूंढ करके लाता है। तो योजना का जो चुनाव किया जाता है, समस्या का जो चुनाव किया जाता है, प्रोजेक्ट के टॉपिक का जो चुनाव किया जाता है, वो बच्चे के द्वारा ही किया जाता है कि ठीक है इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम बालक में सामाजिक गुणों का विकास कैसे करेंगे। तो देखिए, पहली बात तो ये कि बच्चे का जो प्रोजेक्ट का टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, वो जो कि खुद ढूंढ के लाएगा और उसके सामाजिक जीवन से संबंधित होगा। ठीक है, पहली चीज तो ये, इस तरह से उसमें उसका सामाजिक जीवन विद्यालय में आ सकेगा। फिर दूसरी चीज, बच्चा जब सारा का सारा काम खुद कर रहा है, ग्रुप में बैठ करके सारा का सारा काम उसने करना है, और इसके साथ साथ क्या उसको अपने ग्रुप के बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन कह लो या फिर तालमेल कह लो, सामंजस्य कह लो, ये नहीं बिठाना पड़ेगा। वो अपने आप को उस ग्रुप में एडजस्ट भी तो करेगा, क्योंकि जब आप ग्रुप बनाएंगे तो ऐसा नहीं है सब बच्चों को कह देंगे कि आप अपना अपना ग्रुप बना लो अपने अपने तरीके से। नहीं, ग्रुप आप बना रही हैं, और ग्रुप बनाएंगे तो आप ये चीज भी देखेंगे कि एक ही ग्रुप में ऐसा ना हो कि सारे के सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट आ जाए या फिर सारे के सारे स्लो लर्नर आ जाए। नहीं, आप क्या देखेंगे, आप पूरी तरह से मनोवैज्ञानिकता की बात करनी है आपने, मनोवैज्ञानिक पद्धति है ये। तो इसके अंतर्गत आप जब ग्रुप बनाएंगे तो आप ग्रुप में क्या करेंगे, आप पूरी तरह से ये देखेंगे कि उसमें इंटेलिजेंट बच्चा भी हो, उसमें स्लो लर्नर भी हो, उसमें एवरेज भी हो। इस तरह से आप एक मिक्सचर तैयार करेंगे ग्रुप में। तो बच्चा हो सकता है कि पहले जिन बच्चों के साथ आपने ग्रुप बनाया है उन बच्चों के साथ उसकी पहले कोई बात ही ना होती हो। अब एक तो वो एडजस्टमेंट पावर आ जाएगी उसमें कि ग्रुप चेंज हो चुका है, आज कुछ नए दोस्त हैं जिनके साथ काम करना है, तो वो क्या करेगा, वो सामाजिक होगा तभी तो वो एडजस्ट हो पाएगा। बिना सामाजिकता के तो हम कहीं एडजस्ट ही नहीं हो सकते हैं, नहीं हो पाते हैं ना। सामाजिकता का गुण होता है जब हम कहीं पे एडजस्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो बालक उन नए जो उसके ग्रुप के लोग हैं या नए दोस्त हैं उसके उनके साथ एडजस्ट होगा। फिर वो काम करना सीखेगा तो आत्मनिर्भर बनेगा, खुद से सीखेगा, आंकड़े इकट्ठे करके लेकर के आएगा, समस्या का चुनाव करेगा, सारा ग्रुप मिलकर काम करेगा, सहयोग की भावना चाहिए उसमें, आत्मनिर्भर बनेगा, सहयोग की भावना लेके आएगा, अपने आप को एडजस्ट करना सिखाएगा। इसके अलावा अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा, यानी सामाजिक बन पाएगा। सामाजिक बनना मतलब समाज में अपने आप को एडजस्ट कर पाना। और उस समय पे समाज क्या है, जिस विद्यालय में ये काम किया जा रहा है उसका समाज ही तो है, या फिर जिस ग्रुप के अंदर वो काम कर रहा है, जो लोग नए हैं, पहले उनके साथ उसकी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, लेकिन अब वो एक ग्रुप में है तो वहां पे उसको मिल करके चलना है, तो वो भी एक छोटा समाज हो क्या। क्योंकि समाज, आप बच्चों को पता है कि समाज का मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, किसी एक टॉपिक पे काम करते हैं, बात करते हैं या वार्तालाप करते हैं, उसे ही हम समाज कहते हैं। तो वो एक छोटा सा समाज है वो ग्रुप, उसमें अपने आप को क्या करना है, एडजस्ट करना है, सहयोग की भावना लेकर के आनी है। इसके अलावा अपने आप को दिखाना भी है कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है। तो इस तरह से एक यूथ प्रोजेक्ट का ये है कि ये बच्चे में क्या कर देता है, सामाजिक गुणों का विकास कर देता है, बच्चे को सामाजिक बना देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो ये है, मानसिक विकास में सहायक। तो मानसिक विकास को ये वैसे भी करेगा क्योंकि बच्चा खुद ही योजना खोज करके लाएगा और लास्ट में जाकर के डाटा कलेक्ट करना, फिर निष्कर्ष निकालना, मूल्यांकन करना, रिपोर्ट तैयार करना, इस तरह से बच्चे का इसमें क्या होता है, मानसिक विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट है परिवार विद्यालय एवं समाज में परस्पर संबंध की स्थापना। ठीक है, क्योंकि जो भी टॉपिक्स आएंगे वो बच्चे के आसपास के वातावरण से आएंगे। परिवार की जगह आप गृह भी लिख सकते हो। ठीक है, गृह विद्यालय एवं समाज में परस्पर संबंध की स्थापना होती है इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा या इस मेथड से। जो भी टॉपिक्स आएंगे वो बच्चे के
सामाजिक जीवन से लेकर के आने हैं आपने, ठीक है। ज्ञान कैसा देना है, सैद्धांतिक ना दे करके व्यवहारिक ज्ञान की बात करनी है। तो यहाँ पे ये तीनों अपने आप ही जुड़ जाएंगे आपस में इन प्रोजेक्ट्स के द्वारा, ठीक है। ये है यूज ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो अब ये हमारी यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक था जो हमने पढ़ लिया है, यूज ऑफ प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा हमारी इसी फर्स्ट पॉइंट के अंदर दिया हुआ है होमवर्क के बारे में हमने पढ़ना है, और इसके अलावा हमने वहाँ पे सेमिनार्स की बात करनी है और भी कुछ एक्टिविटीज़ की बात की हुई है। तो इस तरह से एक एक पॉइंट करके हम अपना डेली रूटीन में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट्स ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली कक्षा में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।